हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। मॉस्को 25 दिसंबर 1991। उस समय के यूएसआर के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव या गोर्बाचेव, हाँ कुछ ऐसा ही नाम था, शाम के 7 बजे अपना इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि अमेरिका और उसके चेले चपाटे सोवियत यूनियन को तोड़ने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और भैया सोवियत यूनियन टूटकर 15 देशों में बिखर जाता है, जिसमें सबसे बड़ा था रशिया। सोवियत यूनियन के बिखरने से भयंकर परिणाम निकले थे। अब आप पूछोगे, एक मिनट रुक जाओ जरा, ये वीडियो तो एलियंस पे होने वाली थी ना, रशिया में घूमते हुए एलियंस। तो इस वीडियो में हम अमेरिका और यूएसआर के आपसी भाईचारे को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये ठीक ना है ये। हाँ जी, मुझे भी मालूम है कि ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसे ही बताऊंगा। अरे नहीं, दिल पे मत लेना, मजाक कर रहा हूँ। ये जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ, सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए ये बहुत ही जरूरी है, इसीलिए बता रहा हूँ। और जब ये वीडियो खत्म होगी, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि रशिया के बारे में या रशिया के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आज तक भी हमें सारी जानकारी अवेलेबल क्यों नहीं है। तो अब शुरू कर लें आगे, सुनो ध्यान से। जैसे ही सोवियत यूनियन का पतन हुआ, तुरंत केजीबी को डिसॉल्व कर दिया गया। अब ऐसी बहुत सारी सीक्रेट फाइल्स थी जो उन केजीबी एजेंट्स के पास थी, जिन्हें वो मुंह मांगी कीमत पर बेचने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। उन्हीं एजेंट्स में से एक थे वसीली मित्रोकिन। इन्होंने सोवियत यूनियन से जुड़ी हुई हजारों फाइलें स्मगल करके वेस्टर्न कंट्रीज को बेच दी। जो जानकारी इस एजेंट ने वेस्टर्न कंट्रीज को लीक करी थी, उसमें सोवियत यूनियन के सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स और यूएफओ रिपोर्ट्स शामिल थी। हाँ जी, दुनिया को यह पता भी नहीं था कि यूएसएसआर में यूएफओ से जुड़ी हुई घटनाएं हो रही हैं और उनके हाथ कुछ लग चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ ये फाइलें लगी, उन्होंने तुरंत ढोल नगाड़े लेकर बारात निकालनी शुरू कर दी कि भैया हमें ये पता लग गया या वो पता लग गया। ना ना ना, ऐसा कुछ ना हुआ। बल्कि ये लोग तो मुंह में दही जमा के बिल्कुल चुप बैठ गए। इन्होंने तो रशिया के सामने बिल्कुल ऐसे बिहेव करा, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा जी, आपका एजेंट पता नहीं किसको बेच के आ गया, हमें तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन इन्हें सब कुछ पता था। और ये था वेस्टर्न कंट्रीज यानी अमेरिका के चेले चपाटों का डिसेप्शन टैक्टिक। और अब ये जानकारी धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आ रही है। कमाल की बात बताऊं, रशिया के हाथ एक यूएफओ लगा था और वो एक ऐसे मटेरियल से बना हुआ था जो अपने आप को म्यूटेट कर सकता था, यानी परिवर्तित। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। पर कितना सच है ये हम वीडियो में जानेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब रशिया को इस बात की भनक लग गई कि भैया केजीबी के जो पुराने एजेंट्स हैं या सोवियत साइंटिस्ट हैं, वो धीरे धीरे अपनी रिसर्च को फॉरेन कंट्रीज में बेच रहे हैं। तो अब रशिया की मजबूरी बन गई, उसने इन भूतपूर्व एजेंट्स को धर लिया। हाँ जी, जहाँ भी ये दिखाई दिए, जहाँ भी इनका पता लगा, पकड़ पकड़ कर इनकी सेवा पानी का इंतजाम कर दिया गया। रशिया के द्वारा धरे गए वैज्ञानिकों में से एक थे डॉक्टर हेनरिच लुडविक। अब इनका क्या कसूर था ये भी जान लो। भाई साहब, इन पर आरोप लगे कि ये वेटिकन सिटी के लिए जासूसी कर रहे थे। वेटिकन सिटी, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ये नाम? नहीं लग रहा? कोई बात नहीं, क्रोनोवाइजर ये तो जरूर सुना होगा। और अगर नहीं सुना तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें क्रोनोवाइजर के बारे में बताया गया है। ये जो मशीन थी जो कि भूतकाल में देख सकती थी, जिसे वेटिकन सिटी की सीक्रेट लाइब्रेरी के अंदर रखा गया था, जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश भी है, जिसे वो सफेद कपड़े वाले बुढ़े बाबा चलाते हैं। क्या नाम है उनका? पोप फ्रांसिस। हाँ जी, इसी देश के लिए जासूसी का आरोप हेनरिच लुडविक के ऊपर लगा था। अब आप सोच रहे होंगे, पाव भर सा देश है, ये भी ऐसी हरकतें करता है? हाँ जी, बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता। अब देखो, जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस बात के कोई पक्के सबूत तो है नहीं, लेकिन जो मैंने पढ़ा उसके आधार पर वेटिकन सिटी के पोप रशिया में हुए यूएफओ इंसिडेंट्स के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे, ताकि उस जानकारी का इस्तेमाल करके क्रोनोवाइजर की मदद से उन एलियन से संपर्क किया जा सके जो रशिया में देखे गए थे। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ, इसको साबित करने वाला आज की तारीख में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है। आगे चलते हैं। अब भैया रशियन मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट मेट्रेस एग्रेस्ट ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ये बात क्लेम कर ली कि भैया एलियंस जो हैं रशिया की धरती पर आ चुके हैं। अब इस रिसर्च पेपर के पब्लिश होते ही अलेक्जेंडर काजनेत्सेव और आइसिफ शिलोस्की, इन दोनों ने भी सामने आकर ये बात कह दी कि ये बात बिल्कुल सही है कि एलियंस रशिया में आ चुके हैं। अब यहाँ पर पूछोगे आप सवाल, ये दोनों कौन है? तो जी ये भी साइंटिस्ट थे। रशियन गवर्नमेंट जो अपना पक्ष रख रही थी यूएफओ से रिलेटेड, ये बिल्कुल उसके उलट बात कर रहे थे, और इसी वजह से रशियन गवर्नमेंट ने रात के समय अंधेरे में इन्हें धर लिया। ये गायब हो गए, बहुत लंबे समय तक गायब रहे थे। आगे सुनो। और इनकी अच्छे से खातिरदारी करके इनसे पूछा, बेटा ये कैसी खबरें फैला रहे हो तुम मार्केट में, मतलब चाहते क्या हो? लोगों के बीच में डर का माहौल बनाना? हमारे साथ मिलकर काम करो, नहीं तो यहीं पर जेल में आराम कर लो। सरकार ने हर न्यूज एजेंसी, अखबार, समाचार और गली नुक्कड़ पर लगने वाला लोगों का दरबार, इन सभी चीजों पर पाबंदी लगा दी। मतलब यूएफओ से जुड़ी हुई घटनाओं के ऊपर पब्लिश करने पर और डिस्कशन करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि जी वैज्ञानिक तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, रोज रोज नई नई बातें कहते हैं, तो इन तीनों ने ऐसी कौन
सी रशियन सरकार की भैंस खोल ली, जिसकी वजह से इतनी हाय तौबा मचने लगी। क्या इन्होंने कोई सबूत दिया था? हाँ जी, बिल्कुल दिया था, और जबरदस्त दिया था। सुनो ध्यान से। अब इन वैज्ञानिकों ने जो बात कही थी उसके पीछे का कारण ये था कि रशिया में एक जगह है RKM। अब ये क्या चीज है? तो जी ये रशिया में एक ऐसी जगह है जहाँ ज्योग्राफिक एनोमली है। मतलब क्या है इस बात का? आसान भाषा में अगर समझाऊं तो दिशा बताने वाला कंपास, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टेलीफोन, रेडियो, ये चीजें काम ना करती यहाँ पर। इस जगह पर जियोमैग्नेटिक एनोमली है। अब सैटेलाइट इमेजेस से, कंप्यूटर ग्राफिक्स से जब इस जगह का नक्शा बनाया गया तो ये पाया गया कि ये तो एक लॉन्चिंग साइट है, रॉकेट लॉन्चिंग साइट, जो कि 2-2.5 हजार साल पुरानी है। अब भैया 2.5 हजार साल पहले कौन रॉकेट उड़ा रहा था? हा हु करते हुए हमारे पूर्वज तो उड़ाएंगे नहीं। अब इस बात ने ये साबित कर दिया कि रशिया में एलियंस आए थे, या हो सकता है अभी भी हो। आगे सुनो। अब यहाँ पर आप कहोगे ये क्या है? कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाए गए चबूतरे को लॉन्चिंग साइट बता दी। अगर लॉन्चिंग साइट ना हुई तो, अगर ये सारी चीजें झूठी निकली तो, सिर्फ एक जियोमैग्नेटिक एनोमली के सहारे हम ये कैसे मान लें कि रशिया में इस जगह पर एलियन उतरे थे? हम तो ना मानने वाले, ये तो पागल बना गए हमारा। ना 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 ना, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही नहीं सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। क्योंकि इसके बाद जो सबूत दिया गया उसने तो रशियन सरकार के पैरों के नीचे की जमीन ही खींच ली। आगे सुनो। अब चलो यूरल माउंटेन्स पर। भैया ये है वो पहाड़ जो रशिया के उस हिस्से को जो यूरोप में आता है और जो एशिया में आता है उसको अलग करते हैं। अब कुछ लोगों का जत्था इस पहाड़ पर चढ़ाई करने गया हुआ था। वो होते हैं ना माउंटेन क्लाइंबर्स, वैसा ही समझ लो। अब इन्हें उस पहाड़ पर कुछ अजीब चीजें मिलती हैं। इनका दिमाग ठनकता है कि यहाँ पर तो कुछ गड़ा हुआ है। ये भैया अपनी छैनी, हथौड़ी, फावड़ा लेकर जमीन को खोद मारते हैं और इन्हें मिलते हैं गियर्स, स्प्रिंग, जो कि वहाँ पर होने ही नहीं चाहिए थे। कमाल की बात बताऊं, ये गियर्स और स्प्रिंग इतने छोटे थे जो आंखों से नहीं दिख रहे थे, बल्कि इनको माइक्रोस्कोप से देखा गया। और वैज्ञानिकों ने ये बात कही कि आज के समय हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं जिनकी मदद से इतना सटीक मैकेनिकल कलपुर्जों का निर्माण किया जा सके। अब अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है तो भैया किसने बनाया है इसको? क्यों बनाया है इसको? और वहाँ पर ही क्यों छोड़ा? अब यहाँ पर आप सवाल पूछोगे, ये जो एलियंस का स्पेसशिप था ये कौन धातु का बना हुआ था? मतलब धरती से मिलता जुलता था या कोनो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे ये लोग? हाँ जी, क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे। सुनो ध्यान से। ये जो गियर और स्प्रिंग वहाँ पर मिले थे ये टाइटेनियम के बने हुए थे, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारा माल मसाला वहाँ पर मिला था जो कि रेयर अर्थ मिनरल थे, और कुछ ऐसे भी मटेरियल थे जो धरती पर पाए ही नहीं जाते। मतलब अभी तक की खोजबीन में तो हमें मिले ना है, भविष्य में मिल जाए तो कह नहीं सकते। अब जरा दिमाग दौड़ाओ। 2000 साल पहले का समय, टाइटेनियम मटेरियल, रेयर अर्थ मटेरियल, एडवांस टेक्नोलॉजी, धरती की अजीब सी जगह, ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं? इंसानों की तरफ तो नहीं कर रही। तो इन सारी चीजों का सार निकलता है कि कुछ तो लोचा है, और वो है UFO। आगे सुनो। अब जैसे इस घटना के बारे में सरकार को पता लगा, उनके कान खड़क गए। उन्होंने सारा माल अपने कब्जे में लेकर इस पर जांच पड़ताल शुरू कर दी और एक टीम का गठन किया जिसके अध्यक्ष थे फेलिक्स जीगल। इन्होंने पूरे रशिया में घूम घूम कर लोगों से जानकारी इकट्ठा करी, UFO के बारे में इकट्ठा करी, और अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कर दी जिसमें इन्होंने ये कहा कि UFO रशिया में है और बहुत लंबे समय से हैं। जैसे ही ये जानकारी सरकार को पता लगी, उन्होंने इस रिपोर्ट को स्क्रैप कर दिया। बोले तो उठाए कचरे के डिब्बे में डाल दिया, और उन्होंने समझाया, बेटा ये नहीं बताना था, ऐसी रिपोर्ट नहीं बनानी थी। ये क्या करते रहते हो यार तुम लोग? ऐसी रिपोर्ट बनाओ जिसमें सरकार के द्वारा कहे गए शब्दों का इस्तेमाल हो। और उसके बाद मामले को वहीं पर दबा दिया गया। आगे सुनो। अब भैया फेलिक्स जीगल जो थे वो तो अंदर ही अंदर घुटने लगे, कहने लगे मैंने इतनी मेहनत करके इतना सारा डाटा इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करी और इन्होंने कचरे के डिब्बे में फेंक दी। मैं चुप नहीं बैठेगा, जानकारी तो मैं बाहर ला के रहेगा। और इन्होंने एक चुपचाप किताब पब्लिश कर दी जिसका नाम था इनहेबिटेड कॉस्मोस, जिसके पब्लिश होने के बाद इनाम मिला, और आप तो जानते ही हो क्या मिला होगा, और इन्हें धर लिया गया। वैसे ये धरना समझते हो ना? नहीं भाई साहब, धरना प्रदर्शन नहीं। जब सरकार किसी को धरती है तो इसका मतलब है किडनैप करना। गाड़ी आएगी, सूट बूट वाले लोग आएंगे, सर पे कपड़ा डालेंगे और साथ ले जाएंगे। इसे कहते हैं सरकार के द्वारा धरना। हाँ जी, इन्हें भी धर लिया। रशियन सरकार सबको धरने में लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद तुरंत ही रशियन सरकार का हृदय परिवर्तन हो गया। और ऐसा क्यों हुआ ये जानो। अब रशियन सरकार ने यहाँ पर एक चाल चली। उन्होंने फेलिक्स जीगल को छोड़ दिया और ये कहा, देखो बेटा ये ठीक ना कर रहे हो तुम, ना लोगों के बीच में झूठ ना फैलाओ, और तुम्हें जो भी रिसर्च करनी है तुम कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात इस चीज की तरफ इशारा कर रही है कि फेलिक्स जीगल की रिसर्च में रशियन गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्टेड थी। वो ये देखना चाह रहे थे कि आखिर इस खोजबीन से और क्या क्या निकल के सामने आता है। यानी कि फेलिक्स जीगल के ऊपर चुपचाप तरीके से नजर रखी जा रही थी। आगे सुनो। अब जरा एक पल के लिए याद करो कि आपके साथ ऐसा
ऐसा कब हुआ था कि जब आप किसी चीज को छुपाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और वो छुप के ना दे रही हो। बिल्कुल यही काम रशियन सरकार के साथ भी हुआ। जिस तरीके से वो चीजों को छुपाकर मैनेज कर रहे थे, अगली घटना ने उनका सारा मैनेजमेंट बिगाड़ दिया। सुनो ध्यान से, रशिया में एक जगह है पेट्रोजावोस्क। अब भैया इस शहर के वासियों ने अपने आसमान में मंडराती हुई रोशनी देखी, जिसकी आज के समय एक्चुअल फोटो भी मौजूद है। हालांकि मेरे को नहीं मिली, लेकिन मौजूद है, बुक में इसका जिक्र था। अब देखो रशियन सरकार यहाँ पर फंस गई, क्योंकि ये जो उड़न तश्तरी थी ये थोड़ी घुमक्कड़ टाइप की थी, मतलब घूमने फिरने वाली। अगले 4 घंटे में कम से भी कम ये 10-12 शहरों के ऊपर से उड़ती हुई दिखाई दी और इसे लाखों लोगों ने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। अब रशियन सरकार को ये बात पता थी कि इतने सारे लोगों को एक साथ बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, वो भी ऐसे लोगों को जो सड़क पर ढोल नगाड़े लेकर यूएफओ की बारात निकालने पर लगे हुए थे। तो फटाफट एक फरमान जारी किया गया कि भैया हमने एक टीम का गठन कर दिया है जो कि इन यूएफओ की नौटंकियों के बारे में पता लगाएगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। मतलब समझो बात का, रशियन सरकार ने अपने लोगों को एक इन्वेस्टिगेशन टीम की लॉलीपॉप थमा दी कि बेटा तुम इससे खेलो, बाकी सब कुछ हम पे छोड़ दो, कि लोगों का ध्यान इस तरफ भटक जाएगा कि भैया वाकई में कोई जांच पड़ताल चल रही है। जबकि असल में तोते तो रशियन सरकार के भी उड़ गए थे उन्हें भी ना पता था कि ये हुआ क्या और इसे कैसे मैनेज करें। रशियन सरकार ने इस घटना की जांच पड़ताल के लिए पावेल पोपोविच को चुना। ये छोटा मोटा नाम नहीं है। अगर विकिपीडिया पर दी हुई जानकारी बिल्कुल सही है तो पावेल पोपोविच स्पेस में जाने वाले चौथे इंसान थे और वोस्तोक 4 में ये धरती का 4 बार चक्कर लगा चुके थे। अब रशियन सरकार ने इन्हें एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे दी कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम चले जाओ, जो फाइल चाहिए मंगा लो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब इन्होंने पूरे रशिया में घूम घूम कर लोगों से जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी और इन्हें पता लगा कि रशिया के ईस्टर्न साइड में कोई बहुत बड़ा मीटियोर यानी पत्थर जमीन पे आके टकराया है। ये भैया पहुंच गए वहाँ पर। वो तो पत्थर था ही नहीं, वो एक क्रैश यूएफओ था। रशियन सरकार वहाँ से सारा माल मसाला रिकवर कर लेती है और जब वहाँ से रिकवर किए गए सामान की टेस्टिंग होती है तो पता लगता है कि ये मटेरियल अपने आप को म्यूटेट कर सकता है, यानी अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता है, अलग अलग एलिमेंट के बीच में स्विच कर सकता है जरूरत के हिसाब से। और ये कोई सॉलिड मटेरियल नहीं था, बल्कि एटॉमिक लेवल पर इसे बनाने वाले धागे लगातार अपना रूप और आकार बदल रहे थे। जैसे ही रशियन वैज्ञानिकों को इस बारे में पता लगा, उनके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उन्होंने ना तो ऐसी कोई चीज देखी थी, ना ही कभी उसके बारे में सुना था। इसके पीछे काम करने वाली इंजीनियरिंग और फिजिक्स इस दुनिया की लग ही नहीं रही थी। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, वो ये कि पावेल पोपोविच की टीम में मरीना पोपोविच भी थी। और जो नहीं जानता कि मरीना पोपोविच कौन है, वेल उन्हें पता होना चाहिए। ये रशिया के इतिहास की सबसे डेकोरेटेड फाइटर और टेस्ट पायलट थी। और जैसा कि आप नाम से समझ ही गए होंगे, ये पावेल पोपोविच की वाइफ थी। अब मरीना पोपोविच भी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थी। और ये जो यूएफओ क्रैश हुआ था पहाड़ों में, भाई साहब, इसके पीछे मरियाना पोपोविच और उनकी टीम गोलियां बरसाते हुए पीछा कर रहे थे। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ने खा रखी थी कसम, बेटा एलियंस रशिया की धरती पे तो ना रहने देंगे तुम्हें हम। आगे सुनो। अपने रिटायरमेंट के काफी लंबे समय बाद मरीना पोपोविच ने जो किताब लिखी उसमें ये बताया था कि रशिया के पास 6-7 से ज्यादा क्रैश्ड यूएफओ एयरक्राफ्ट्स हैं। अब ये बात सही है कि नहीं, इसको बताने के लिए अब मरियाना पोपोविच तो इस दुनिया में नहीं है और रशियन सरकार तो ये बात नहीं बताएगी। तो आखिर इस इंफॉर्मेशन का सोर्स कौन था? भाई साहब अमेरिका। अमेरिका के हिसाब से उसने जासूसी करके रशिया के अंदर से ये जानकारी निकाली है। क्या आप लोगों के दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया कि अमेरिका के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी पता है, लेकिन रशिया भी तो सुपर पावर रहा है, उसके भी तो मिलिट्री मसल बहुत बड़े हैं। तो रशिया से जुड़ी हुई जानकारी पब्लिक डोमेन में इतनी आसानी से अवेलेबल क्यों नहीं है? कोई तो कारण होगा। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वही सेम कारण रशिया के यूएफओ इंसिडेंट के ऊपर भी लागू होता है, उसी कारण की वजह से रशिया में यूएफओ इंसिडेंट्स को सीक्रेट रखा गया है। सुनो ध्यान से, एक पल के लिए मान लेते हैं कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों एक ही देश है, जिसे हम संयुक्त भारत कह सकते हैं। लेकिन कुछ अंदरूनी उथल पुथल की वजह से ये संयुक्त भारत 3 देशों में बिखर जाता है। लेकिन अब जरा आप ये सोचिए, वो जासूस, वो मिलिट्री एजेंट, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स जो पहले संयुक्त भारत के लिए काम कर रहे थे, अब संयुक्त भारत का हिस्सा नहीं है, तो उनके पास जो खुफिया जानकारी है उसका क्या होगा? अब क्योंकि इन तीनों देशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल भारत का है, यानी सबसे बड़ी बॉर्डर भी भारत की है, तो और टुकड़ों में टूटकर बिखरने का खतरा भी भारत को ही है। अब आप बताइए कि आप अपने देश को बचाने के लिए, उसके टुकड़े होकर बिखरने से रोकने के लिए अब आप क्या करेंगे? क्योंकि चीन और पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि आपके और टुकड़े हो जाएं। बताओ जरा इस समस्या का क्या समाधान होगा? और ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे पता नहीं देश के कितने सीक्रेट होंगे जो ऐसे लोगों के हाथ में थे जो अब उस देश का हिस्सा ही नहीं रहे। रशिया के साथ भी यही हुआ। आप जो सवाल पूछते हो कि आखिर
आखिर रशिया अपनी इतनी सारी चीजें छुपाकर क्यों रखता है? तो उसका कारण है ये, जब यूएसआर बिखरा तो बहुत से ऐसे जासूस, सरकारी कर्मचारी, मिलिट्री के पर्सनल सोवियत यूनियन का हिस्सा थे जो रशिया का हिस्सा नहीं रहे। तो अपने देश को बाहरी ताकतों से बचाने के लिए रशिया ने एक नई नीति अपनाई जिसका नाम था टोटल सीक्रेसी, यानी हर चीज छुपाओ, अपने देश के लोगों से भी छुपाओ। इसीलिए सोवियत यूनियन या रशिया के द्वारा किए गए मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स या यूएफओ से जुड़ी हुई फाइल्स बहुत लंबे समय तक सीक्रेट रखी गई थी। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रशिया से जुड़ी हुई जानकारी सार्वजनिक रूप से अवेलेबल क्यों नहीं है। अब आप यहाँ पर ये भी पूछ सकते हो कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अमेरिका और उसके चेले चपाटे अब ये जानकारी लोगों के बीच में क्यों दे रहे हैं? क्या इसके पीछे भी कोई चाल है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है, और बहुत बड़ी चाल है। आओ समझाता हूँ। दरअसल अमेरिका को ये लगता है कि इस जानकारी को सीक्रेट रख के उसे कोई खास फायदा तो होने ना वाला, लेकिन लोगों के बीच में बताकर वो रशिया की इमेज को, यानी ग्लोबल इमेज को खराब करने में जरूर थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल कर सकता है। बोले तो बातों में मिर्च मसाला लगाकर उन्हें बढ़ा चढ़ाकर कि रशिया ने ये अत्याचार किया, वो अत्याचार किया, एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर किया। इस जानकारी को लोगों के बीच में पहुंचाकर एक इंफॉर्मेशन वारफेयर खेल रहा है। और रशिया यूक्रेन वॉर में आपने इसका उदाहरण देख ही लिया होगा। रशिया जो कुछ भी कर ले, लेकिन अखबारों की सुर्खियों में रशिया ही हार रहा है। और जिस समय वोलोदिमीर जेलेंस्की दुनिया के सामने नेटो डांस कर रहा था, उस समय अमेरिका और उसके चेले चपाटे रशिया की ग्लोबल इमेज को बिगाड़ने के लिए इस तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेल रहे थे। रशिया के दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से रची बसी हुई है कि उसे अपने देश को बाहरी ताकतों से बचाना है। और यूक्रेन की ये जिद कि वो नेटो में जाएगा, ये रशिया के दरवाजे तक नेटो की सेनाओं को ले आएगी। और अपने इसी डर की वजह से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। रशिया जो कुछ भी करता है, जैसे भी सोचता है, उन सारी चीजों के पीछे एक इनसिक्योरिटी है, अपने अस्तित्व को खोने की इनसिक्योरिटी। जब उसे अपने टूट के बिखरने का डर था, तब उसने अपने लोगों से सारी जानकारी को छुपाया। आज भी उसे वही डर सता रहा है। उसके पास मिलिट्री पावर तो है, लेकिन इकोनॉमिक पावर उतनी नहीं है जितनी अमेरिका के पास है। अब जिन भी यूएफओ इंसिडेंट्स के बारे में इस वीडियो में बताया गया है, ये सारी जानकारी अमेरिका के द्वारा पब्लिक डोमेन में रिलीज करी गई है। रशिया से कोई जानकारी नहीं आई, ना ही कभी रशिया ने आगे बढ़कर इस बारे में कोई बातचीत करी है। अब इसमें से क्या सही है, क्या गलत है, इसको तो बस रशिया ही साबित कर सकता है। मेरा काम था आपको 3 सवालों के जवाब देना। पहला ये कि रशिया अपनी जानकारी क्यों छुपाता है, और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के एग्जाम्पल से आप इस बात को समझ गए होंगे। दूसरा ये कि सोवियत यूनियन में या रशिया में यूएफओ से जुड़ी हुई कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। और तीसरा ये कि आखिर इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में किसने छोड़ा। इन तीनों सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे चुका हूँ। तो अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। संभव हुआ तो जरूर बनाऊंगा। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।